मनस्वी विद्यार्थियों, बाजार दर्शन करते करते आप तीसरे भाग पर पहुंच रहे हैं और तीसरे भाग में हम सीखेंगे। इसमें आप भगत जी के गुणों के बारे में बता पाएंगे, बाजार के बाजारूपन की व्याख्या कर पाएंगे, शिष्टाचार, सदाचार और विनम्रता जैसे नैतिक मूल्यों को परिभाषित कर पाएंगे। आत्मसंतुष्टि प्राप्त करने के लिए आप उपाय भी बता पाएंगे। पैसे की व्यंग्य शक्ति के विषय में अपने विचार अभिव्यक्त कर सकेंगे। लेखक द्वारा अर्थशास्त्र पर की गई टिप्पणी का भाव बता सकेंगे। बाजार दर्शन के सार को अपनी कल्पनाशीलता और अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं लिख सकेंगे। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हल कर सकेंगे। आइए देखते हैं कि पिछले भाग में आपने क्या सीखा था। पिछले भाग में आपने सीखा था कि लेखक के पहले मित्र ने अत्यधिक खरीदारी की थी और खरीदारी के पीछे पत्नी की महिमा बताई थी, जबकि वास्तव में वह तो खरीदारी मनी बैग अर्थात परचेजिंग पावर का कमाल है। कुछ परचेजिंग पावर दिखाने के चक्कर में दिखावा एवं फिजूल खर्ची करने लगते हैं, किंतु कुछ संयमी पैसे का दिखावा किए बिना गर्व से मितव्ययी कम खर्चीले बने रहते हैं। बाजार शैतान का जाल है जिसका मूक आमंत्रण हीनता की भावना हमारे अंदर जगाता है। और आपने पढ़ा था दूसरा मित्र है जो सारा दिन बाजार घूमकर भी खाली हाथ लौट आता है, क्योंकि वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि क्या ले और क्या ना ले। जैसे चुंबक का असर लोहे पर ही होता है, वैसे ही बाजार के रूप सौंदर्य का असर भी खाली मन पर होता है। अतः खाली मन बाजार नहीं जाना चाहिए। मन को मंद करना, मन को बंद करना, मन को शून्य करना या मन को मारना असंभव है, किंतु मन को मनमानी करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। ये सब आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आपने देखा था कि मन के 3 प्रकार हैं। ये खाली मन जो लक्ष्य विहीन होता है, गलत काम करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, वो कैसा है? चाह से परिपूर्ण है, उपयोगी और अनुपयोगी का ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान शून्य है, लालची है, असंतोषी, ईर्ष्यालु, प्रदर्शन प्रिय, फिजूल खर्च और भरा मन आवश्यकता केंद्रित होता है। उपयोगिता अनुपयोगिता का ज्ञानी होता है, संयमी, संतुष्ट, सद्भावनाशील, वास्तविकता प्रिय, मितव्ययी होता है। और बंद मन जो हो नहीं सकता, वो कुछ नहीं चाहिए, किंग कर्तव्य विमूढ़, निष्क्रिय, भ्रमित, दुखी और निर्णय में अक्षम होता है। कभी कभी हम मन को बंद कर देते हैं, वो संभव नहीं है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे बाजारोवृत्ति पर कटाक्ष करने वाला मनोवैज्ञानिक और ललित निबंध का अगला भाग, बाजार दर्शन, जो उपदेशात्मक और प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। आइए इसका आनंद लेते हैं। पढ़िए ध्यान से। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। अब चूरन बेचते हैं, वो ये काम करते न जाने उनके कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक दिन भी चूरन से उन्होंने 6 आने का मतलब है 24 आने, एक आने में 4 पैसे, 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम अर्थात प्रसिद्ध है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, बिजनेस शुरू कर देते ना चूरन का, तो उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल हो गए होते। क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह ना तो उसे थोक भाव में बेचते हैं और ना ही व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर अर्थात कोई एडवांस लेकर भी नहीं बनाते चूरन, ना ना ना। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है और बस लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना, अच्छी भावना देने मतलब उसकी फीस, उसकी कीमत देने को उत्सुक रहते हैं। ये है असली बाजार। फिर देखिए, परंतु भगत जी कैसे हैं?
पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। ध्यान दीजिए, उनको और कमाई नहीं करनी, मुफ्त में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही भी नहीं हुई है, और कभी किसी को रोग होते हुए भी मैंने उन्हें नहीं देखा। उनको भी रोग नहीं हुआ भगत जी को। क्यों? नियम बना हुआ है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय से मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, अरे इन पंक्तियों में लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूं, कहीं आप सोचे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। ना 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 जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से, ऐसा नहीं कि मेरा लेख कोई पढ़ रहा था मैंने उसका नाम दे दिया, उससे भी उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूं ना, वो मैं नहीं कर रहा हूं। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है नहीं, अर्थात वो चूरन वाला पढ़ा लिखा भी है कि नहीं, कोई नहीं पता मुझे। हाँ, लेकिन और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे सामने वो अनपढ़ है तो नाचीज तुच्छ सा आदमी हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी, मैं पढ़ा लिखा हूं तो पाठकों की विद्वान श्रेणी में मैं भी गिन लेता हूं अपने आप को, लेखक कह रहे हैं। मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूं कि उस अपदार्थ अर्थात किंचित मात्र, अपदार्थ मतलब महत्वहीन प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद ही प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। मजेदार देखिए, बाजार के जो तीर हैं, बाजार का जो अट्रैक्शन है, वो उसके ऊपर नहीं चलता है। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, दिखता नहीं है, वो डामाडोल नहीं होता भगत जी का मन। पैसा उससे आगे होकर भी, पैसा पीछे चलते हैं, पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है। पैसा कहता है ले ले भाई, मेरे को 6 आने ही क्यों कमाने, ज्यादा कमा ले कि मुझे ले लो। लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति, कोई ममता नहीं है पैसों के लिए। वो पैसे को अपने आहत गर्व में, आहत मतलब घायल गर्व जो है ना पैसे का, वो बिलखता रोता बिलखता हुआ ही छोड़ देता है भगत जी। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्वेश्चन है ये। क्या वह शक्ति कुंठित होकर अर्थात व्यर्थ बेकार होकर के सलज्ज लज्जा सहित ही ना हो जाती होगी? पैसे की व्यंग्य शक्ति किसको, सुनिए ध्यान से देखिए ये वाली बात। व्यंग्य शक्ति क्या है? बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। वह बड़ी दारुण भयंकर है। मैं पैदल चल रहा हूं, मानो आप सोचे कि आप पैदल चल रहे हैं कि पास ही से धूल उड़ाती हुई निकल गई कोई मोटर। अब वो मोटर कार जब निकली तो देख वह क्या निकली कि मेरे कलेजे अर्थात हृदय को कौंधती हुई, चीरती हुई एक कठिन व्यंग्य की लीक अर्थात रेखा मेरे आर पार हो गई। मेरे दिल में एक व्यंग्य की रेखा हो गई। देखो क्या, जैसे किसी ने आंखों में उंगली दे करके दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर, और तुम उससे वंचित हो अर्थात तुम्हारे पास वो नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है अर्थात दुर्भाग्य मालूम होता है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूं कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वाले माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ होता। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा सी देर में मुझे अपने सगे संबंधियों के प्रति कृतज्ञता अर्थात उनके प्रति कोई मेरी जो उन्होंने मेरे साथ इतने उपकार किए वो सब भूल जाता हूं, वो कृतज्ञता कर सकती है। लेकिन क्या ये लोक वैभव अर्थात ये ठाट बाट की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मतलब अर्थहीन भोले भाले मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती क्या? अरे चूर चूर क्यों क्यों कहें, बल्कि ये कहें कि पानी पानी नहीं हो जाती। पैसे की व्यंग्य शक्ति उनके आगे धराशायी हो जाती है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही
अजेय अर्थात कि जिसको जीत नहीं पाते हैं अजेय बना रहता है, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही वो पिघला देता है, अर्थात व्यंग्य अपने आप समाप्त हो जाता है। अब ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, ये कहते हैं उस बल को नाम जो भी दे दो, पर वह निश्चय ही उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग उसको स्पिरिचुअल कहते हैं, स्पिरिचुअल को हम कह सकते हैं आध्यात्मिक, तो आत्मिक कहते हैं, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझ में वो योग्यता नहीं कि मैं उन्हें शब्दों में, उन शब्दों में अंतर देख सकूं, लेखक कहता है, और उनके बारे में प्रतिपादन करता रहूं, बताता चलूं। कहते हैं मुझे शब्द से कोई सरोकार लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को, कभी कहता है, इतना विद्वान नहीं हूं कि शब्दों पर अटक जाऊं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा अर्थात चाह है, बटोर रखने की स्प्रिया अर्थात इकट्ठा कर लो और ले लो और ले लो इच्छा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। कौन सा बल? स्पिरिचुअल बल जिसको लोग कहते हैं। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा, इकट्ठा करने की चाह और वैभव, ये जो धन दौलत है उसकी इच्छा में व्यक्ति की निर्बलता, उसकी कमजोरी प्रमाणित होती है। वो सोचता है मैं इकट्ठा कर रहा हूं, नहीं, वो गुलाम होता जाता है उन वस्तुओं का। निर्बल ही धन की ओर झुकता है और वह उसकी अबलता अर्थात कमजोरी है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय मानी जाती है। वो जीत मनुष्य की नहीं है, जड़ है जो पैसा उसकी है। अब देखिए, एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक, चांदनी चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम जी, जय जय राम इस तरह से किया। मैंने भी जय राम कहा। अब उनकी आंखें बंद नहीं थी और ना उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे थे, हर इतना सुंदर बाजार है, गंदा है, क्यों सजाते हैं ना, ऐसे मालूम नहीं होते थे कि कोस रहे हो। राह में बहुत से लोग मिले, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। हम लोग मिलते हैं, सोचते हो पहचाने, राम राम हो। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन अर्थात नमस्कार प्रणाम लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक यानी जरा भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि चांदनी चौक के बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, अर्थात आंखें भी पूरी खुली थी। रूप का जादू उन आंखों में जा सकता था, लेकिन भौचक्के अर्थात हैरान, परेशान, विकल हो रहने की लाचारी मतलब बेबसी, वो उन्हें नहीं सताई थी। उनके व्यवहार में पसोपेश क्या करूं क्या ना करूं ये भी नहीं था, और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। वो नहीं खड़े रह जाते थे, ये लूं कि ना लूं। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उस सबके प्रति अप्रीति अर्थात वैर भी नहीं है, इस भगत जी के मन में नहीं है। जैसे उस समूचे मतलब संपूर्ण सारे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं है, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त, कोई खाली उनके अंदर नहीं है। उनका अंदर भरा हुआ है कि उनको चूरण का सामान लेना। देखता हूं कि खुली आंख तुष्ट और मग्न है। वह चौक बाजार में चलते चले जाते हैं, राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर भी पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुक जाते हैं और वहां दो चार अपने काम की चीजें ली और चले जाते हैं। बाजार से हठपूर्वक, वो जो हठ योग की बात की थी हमने, योग वो कहा था ना, क्या कहते हैं, इच्छा निरोधस तपः, वो हठ वाली बात, वो विमुखता उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता, उसका सारा वजूद उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहां जीरा मिलता है। बस जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रह जाता है, वो उनके किसी काम का नहीं है। अब चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी, फैली की फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को तो जीरा चाहिए और वह तो कोने वाले पंसारी की दुकान से ही मिल जाता है और वहां से सहज भाव से, बड़े ही सरल भाव से ले लिया गया है।
इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है, रूप सौंदर्य का जादू चलता रहता है, तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते, भगत जी इनका बुरा भी नहीं चाहते, ना ही उससे अपनी जरूरत पूरी करते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है क्या कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शैतानी शक्ति, शैतानी व्यंग्य शक्ति और व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि वे कपट बढ़ाते हैं, क्योंकि एक को देखकर दूसरा भी वही करने लगता है और इस तरह से होड़ लग जाती है। अब कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटती होता है। कपट बढ़ेगा तो सद्भाव, अच्छा भाव घट जाएगा आपस में, और इस सद्भाव के ह्रास पतन होने पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद अर्थात मित्र, बंधु और पड़ोसी फिर रह नहीं जाते हैं और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। फिर कोई सगा संबंधी भी हमारा अपना नहीं होता, बल्कि सब केवल अपना पैसा कमाने, लूटने के चक्कर में होते हैं। ग्राहक सोचता है मैं लूट लूं, सस्ते में खरीद लूं, दुकानदार सोचता है मैं लूट लूं, महंगा से महंगा बेचकर। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात अर्थात धोखा देना अर्थात उस पर आक्रमण करने में लगे रहते हैं। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का नहीं बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि शोषण होता है। तब कपट सफल हो जाता है, और निष्कपट व्यक्ति, जो भोला भाला व्यक्ति है, वो उस कपट का शिकार हो जाता है, वो भी दिखावे में आ जाता है, गरीब आदमी भी। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, दुर्भाग्य है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, औंधा, और वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। कभी कह रहा है वो इकोनॉमिक्स, जिसमें बताया जाता है कि कैसे सेल बढ़ाई जाए, कैसे वो सेल की ट्रिक्स बताई जाती हैं अर्थशास्त्र में, वो अर्थशास्त्र नहीं अनीति शास्त्र है। आइए अब इसके मुख्य बिंदुओं पर व्याख्या करते हैं, और इसके मुख्य बिंदु हमें बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, इनके बिंदु हैं चूरण बेचने वाले भगत जी, उसके बारे में आपने पढ़ा। बाजारूपन अभी पढ़ा आपने। बाजार का मूक निमंत्रण, आओ मुझे लूटो, असर नहीं कर पाता भगत जी पर। पैसे की व्यंग्य शक्ति एवं कपट का पनपना बेकार हो जाता है उनके लिए। परचेजिंग पावर के गर्व में शैतानी और विनाशक शक्ति को जन्म देना। भगत जी का बाजार जाना और मन पर स्वाभाविक नियंत्रण करना, कोई जबरदस्ती नहीं करते, कोई हट नहीं करते वो। और मितव्ययी व संयमी ग्राहक हैं वो। संचय की तृष्णा, इकट्ठा करने की इच्छा उनकी नहीं है, और वैभव की चाह भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें तो हमारी कमजोरी है। कपट की बढ़ती और सद्भाव की घटती, यह आपने पढ़ा। और अर्थशास्त्र को आपने पढ़ा कि ये मायावी शास्त्र है और अनीति शास्त्र है, क्योंकि ये ठगने का तरीका बताता है। ये सेल परचेज प्रोसेसिंग को ज्यादा फास्ट करने के तरीके बताता है। पाठ के कुछ मुख्य आकर्षक बिंदु, जिससे पाठ का प्रवाह चित्र हमें सामने आएगा, वो देख लेते हैं। अब देखिए, बाजार दो रूपों में हमारे सामने आता है। एक तो है आवश्यकता की पूर्तिकर्ता के रूप में, उपयोगी और संतोष प्रदाता है। मितव्ययी, संयमी और सद्भावनाशील बनाता है हमें। परस्पर सद्भाव, अच्छे भाव सहित बनाता है। सौहार्दपूर्ण, हमारे अंदर अच्छी भावना होती है, और व्यर्थ के घमंड से दूर रखता है। ये है असली बाजार, ये है बाजार की जरूरत, और ये है बाजारूपन। और जो बाजारूपन का पोषण करता होता है, जो उसको बढ़ावा देता है, वो हीनता और तिरस्कार जगाता है। बाजारूपन, हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है, इंफीरियरिटी आ जाती है, मेरे पास ऐसा नहीं है, ओहो, ये भी होना चाहिए। फिजूल खर्ची को जन्म देता है। लालची, असंतोषी, छल कपटपूर्ण, ठगने वाला होता है ये, और व्यंग्य शक्ति के घमंड से पूर्ण होता है। इसीलिए बाजार दर्शन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बाजार कैसा भी हो, हमें केवल भगत जी जैसा व्यवहार करना चाहिए।
और आप अवश्य ही ऐसा व्यवहार करेंगे। धन्यवाद।